हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा होता है और मस्त बाथिंग टब से नहाकर बाहर निकलता है और अपना ऑफिस वाला ड्रेस पहनता है। फिर वो कुछ वर्कर्स को उतारने में लग जाता है जो कि ऑब्वियसली लेडीज ही होती है। यहाँ पर ये लड़कियों को उतार रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़कियों पर लाइन मार रहा था। एक्चुअली में इसे एक बहुत ही बुरी बीमारी है। इसे गंदगी से और झूठ बोलने वालों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। इसलिए इसे अपने घर और ऑफिस में आसपास सफाई चाहिए होती है और साफ सुथरे लोग भी। इसका नाम सीरा होता है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। नेक्स्ट सीन में कहानी की हीरोइन को दिखाया जाता है जो सीरा से बिल्कुल अलग होती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और एक फैशन डिजाइनर होती है। एक दिन वो थाईलैंड में वेकेशन बनाने के लिए जा रही होती है। तभी वो एरोप्लेन में नोटिस करती है एक लड़का जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़की पर लाइन मार रहा है। दोनों जैसे ही नंबर को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, तभी उस लड़की की गर्लफ्रेंड आकर उसे सुनाने लग जाती है और वो थाईलैंड को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। जैसे ये बात कृतिका सुनती है तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलती है सारी गलती तुम्हारे बंदे की है, अगर गुस्सा करना है तो अपने लोंडे पे करो। इधर कंपनी में जैसे ही पता चलता है कि बॉस आने वाले हैं तो सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि भूकंप आने वाला है। सभी लोग लाइन से लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सीरा भी पहुँच जाता है। वो चारों तरफ साफ सफाई चेक करने लग जाता है। वहाँ पर इन सभी का एक टीम डांस था, इसलिए सीरा सभी को वो डांस करने के लिए बोलता है। जिसके बाद सभी लोग फेक स्माइल के साथ डांस करने लग जाते हैं। लेकिन ये डांस सीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो सभी को डांस कर बताता है, देखो जरा ऐसे ही करना है। अगर तुम लोग ढंग से डांस नहीं करोगे तो कस्टमर लोग इम्प्रेस कैसे होंगे। इसे डांस करता हुआ देखकर वहाँ की आधी लड़कियाँ तो ऐसे ही फ्लैट हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा होता है। सीरा को बिल्कुल भी झूठ पसंद नहीं था। इवन एक छोटा सा झूठ भी एम्प्लॉय की जान ले सकता था। यहाँ पर एक वर्कर उसे किसी बात के लिए झूठ बोल देता है और इस बात से सीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो उसकी सफाई बिना सुने ही उसे जॉब से निकाल देता है। एक्चुअली में सीरा एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस कंपनी के ओनर ने उसे अडॉप्ट किया था। यहाँ पर सिर्फ वो अपनी ग्रैंड मदर से ही डरता है और उसकी ग्रैंड नंबर एक नंबर की चालाक होती है और आज वो उसके ऑफिस में आकर उसकी क्लास लगा देती हैं, क्योंकि उसने एक बंदी को जॉब से निकाल दिया था। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें ज्यादा पावर में आने की जरूरत नहीं है, तुम अडॉप्टेड हो, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा दादागिरी करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं आज ग्रैंडमा अपने सगे पोते के साथ मीटिंग करने वाली थी, लेकिन उनका सगा पोता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता था। एक्चुअली में उसे ये अमीरों वाले पछड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इन सब झमेलों से बचने के लिए वो यहाँ से भाग जाता है और इन्हीं सारी चीजों का गुस्सा ग्रैंडमा सीरा पर निकाल रही होती हैं। उसे एक काम नहीं हो पाया कि तुम मेरे सगे पोते को यहाँ पर बुला सको। तुम एक नंबर के नालायक हो, थोड़ी सी पावर क्या मिल गई, तुम अपने आप को यहाँ का बॉस समझने लग गए हो। ये सुनकर सीरा को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इधर उनका वो सगा पोता यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। वो सभी को मार पीट रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस वाले आते हैं और उसे ही पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वो अरेस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने ये सारे कांड जानबूझकर करे हो। वो पुलिस स्टेशन में बैठकर बोलता है, मैं सारे फाइन पे करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे एक लड़की को कॉल करना है। एक्चुअली में वो कृतिका को ही कॉल करने वाला होता है। इधर कृतिका थाईलैंड में आई होती है। उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। यहाँ पर आकर वो उन्हें फ्लावर चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मोम भी वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। एक्चुअली में कृतिका अपनी मोम को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी मोम डैड का डिवोर्स हो चुका था। कृतिका बोलती है, आप मेरे डैड को इसीलिए छोड़कर गई थी ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। मोम उसे अपनी बात समझाने लग जाती है, लेकिन कृतिका कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तभी मोम को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद कृतिका उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उन्हें चेक कर बताता है, तुम्हारी मोम अब बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर सीरा का सेक्रेटरी आ जाता है और वो डॉक्टर को जल्दी से अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे सीरा की ग्रैंड माँ का चेकअप करवाना होता है। लेकिन कृतिका इस बात से गुस्सा हो जाती है, ये क्या बात हुई भला, पहले मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी मोम का चेकअप होगा। लेकिन सेक्रेटरी उसकी बात नहीं सुनता। वो डॉक्टर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाद सीरा
कार में होता है। वो डॉक्टर के ही आने का वेट कर रहा था। एक्चुअली में उसे हॉस्पिटल पसंद नहीं थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बैक्टीरियास होते हैं। यहाँ पर वो पहली बार कृतिका को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। उसे देखते ही उसके दिल की तो घंटियां बजने लग जाती है। वो डॉक्टर को ले जाने नहीं दे रही होती, तभी बीच में सिरा भी आ जाता है। वो बोलता है मैं डॉक्टर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और दोनों के बीच में डॉक्टर को लेकर खींचातानी होने लग जाती है। लेकिन तभी उसे बेचैनी होने लग जाती है, इसलिए वो जल्दी से हाथ को सैनिटाइज करता है और बार बार हाथ को पूछने लग जाता है। ये चीज देखकर कृतिका को तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। ये पागल है क्या? अभी सेक्रेटरी बताता है बॉस को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कृतिका उसे बोलती है ओए सुन मेरी बात, मैं डॉक्टर को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। पहले मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी मोम का इलाज होगा। शांति से मान जाओ अच्छा रहेगा वरना। और अपने शूज के नीचे हाथ लगाती है, उसे डराने लग जाती है। बोलती है मैं इस गंदे हाथ से तेरे को टच करूंगी। उसके बाद सिरा अपने सेक्रेटरी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। बेचारे सिरा की तो जान ही निकलने वाली होती है इतना ज्यादा गंदा हाथ देखकर। वो डॉक्टर को उसे ले जाने देता है। नेक्स्ट सीन में कृतिका की मोम का ट्रीटमेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें होश भी आ जाता है। मोम होश में आते ही बोलती है बेटा हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्वेलरी होती है। मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी और वो मॉल में आने वाली हैं। तो प्लीज तुम जाकर उन्हें लेकर आ जाओ वरना मेरा बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा। ये जो मॉल है ये तो पूरा सिरा का ही होता है। कृतिका भी उसी मॉल में पहुंच जाती है और इधर सिरा बच्चों के डिपार्टमेंट में गया हुआ होता है। यहाँ पर एक बच्चा गलती से कुछ सामान सिरा के ऊपर गिरा देता है। सिरा का तो दिमाग एकदम से खराब हो जाता है और वो अपने आप को जल्दी से टिश्यू पेपर से पूछने लग जाता है और ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे किसी बच्चे ने उसके ऊपर कोई कीचड़ फेंक दिया हो। जिसके बाद वो अपना सूट चेंज करने के लिए जाने लगता है। ये सारी चीजें देखकर कृतिका तो हंस रही होती है। ये सारा ड्रामा खत्म होने के बाद कृतिका उस बंदे से अपनी मोम की रिंग रिसीव करने के लिए जाती है। बताता है मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ बल्कि ज्वेलरी शॉप के ओनर का बेटा हूँ। मैं बस तुम्हें ये रिंग डिलीवर करने के लिए आ गया। कृतिका तो रिंग लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो बंदा उसे रोकता है, बोलता है इतनी आसानी से तुम कैसे जा सकती हो, रिव्यू तो दे दो। एक्चुअली में कृतिका की मोम ने कृतिका का इसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स किया हुआ होता है। ये लड़का तो एक नंबर का ठरकी होता है लेकिन कृतिका को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बंदा तो कृतिका की मोम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। वो बोलता है मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम लड़कियों को सिर्फ अमीर लड़कों से गिफ्ट चाहिए होते हैं। लड़का पटाओ और खर्चा करवाओ। लड़कियों को तो बस यही आता है। तुम खुद से कुछ कर नहीं सकती हो। तुम्हारी मोम भी ऐसी है, अमीर लड़कों को पटाती है और उनके पैसे उड़ाती हैं। ये सब सुनने के बाद कृतिका का पारा तो हाई हो जाता है। गर्मा गर्म कॉफी उसके मुंह के ऊपर फेंक देती है। लेकिन वो लड़का भी एक नंबर का बदतमीज था। वो भी पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक देता है। इसके बाद कृतिका गुस्से में जोरदार उसे किक मार देती है जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कृतिका बोलती है मैंने तुम जैसे बंदों को ना अच्छे से सेट कर रखा हुआ है तो तुम मेरे सामने होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। और इस डायलॉगबाजी के चक्कर में वो सिरा का नाम भी बोल देती है और कृतिका तो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती कि सिरा तो वहीं पर बैठा हुआ है। वो बोलती है मैंने तो सिरा जैसे अमीर बंदे का भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तुम क्या चीज हो। अभी सिरा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है ओए लड़की मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया बता जरा। कृतिका तो उसके चिपकने लग जाती है बेबी तुम भूल गए क्या, तुमने मुझे आईफिल टावर के सामने प्रपोज किया था, मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया लेकिन अब मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। वो इससे इतना ज्यादा चिपक रही होती है कि सिरा तो कुछ बोल ही नहीं पाता। इवन वो उसे और परेशान करने के लिए किस भी कर लेती है लेकिन किस के बाद सिरा तो बेचारा बेहोश ही हो जाता है जैसे किस नहीं किसी ने उसे जहर दे दिया हो। और यहाँ पर कृतिका की हालत तो खराब हो जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, कहीं वो मर ही ना जाए। अगर वो मर गया तो मेरा क्या होगा। कोई एक किस से कैसे भी होश हो सकता है। एक तरफ ये परेशान हो रही होती है और दूसरी तरफ सिरा वॉशरूम में जाकर अपना फेस बार बार सैनिटाइजर से साफ कर रहा होता है। ये कर बेचारे की तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार उसकी हार्ट बीट अचानक से इतनी तेज कैसे हो गई। इधर कृतिका अपनी मोम के पास आती है और यहाँ पर जो उसकी मोम के दूसरे पति होते हैं यानी कि कृतिका के स्टेप डैड, वो बोलते हैं कृतिका तुम मेरे घर पर जाकर रह लो, वैसे भी हम सब एक फैमिली हैं।
इसलिए हम सभी को एक साथ ही रहना चाहिए। कृतिका वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने स्टेप डैड और उनकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और स्टेप सिस्टर भी कृतिका से बहुत ही ज्यादा जलती है, इसलिए ही वो वहाँ जाने से मना कर रही होती है। लेकिन स्टेप डैड उसे फोर्स करने लग जाते हैं, तुम्हारा घर और हमारा घर अब एक ही है, हम सब एक फैमिली हैं, इसलिए हम सबको अलग नहीं रहना चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो अपने स्टेप डैड के घर पर आ जाती है। उसकी स्टेप सिस्टर उसे बोलने लग जाती है, बड़ा इंडिपेंडेंट वुमन बन रही थी, अब क्या हो गया, आ गए मेरे डैड के घर पर रहने के लिए तुम। लेकिन कृतिका इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी। उसे मालूम था उसकी बहन ऐसे ही जली कटी बातें उसे सुनाएगी और यहाँ की मेड भी एक नंबर की रंग बदलू होती है। वो सबके सामने तो कृतिका के साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन पीछे से वो भी उसे बुली ही कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में डैड स्टेप सिस्टर को सीरा की कंपनी में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए जाती है तो सीरा उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। वो बोलता है, तुम्हारी कंपनी हमेशा क्वांटिटी पर ध्यान देती है, क्वालिटी पर तो काम ही नहीं करती, इसलिए हम ऐसी कंपनी के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करने वाला। इसके बाद सीरा घर आकर अपनी पूरी बॉडी का स्कैनिंग करता है और वो हर रोज ऐसा ही करता है। यहाँ पर उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो कृतिका के किस के बारे में सोचने लग जाता है। बोल रहा होता है, शायद उसकी किस की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई होगी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, एक क्लमसी गर्ल की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज कैसे हो सकती है, मुझे तो उल्टी आनी चाहिए थी ना। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है, हमने आपके भाई डीन को ढूंढ लिया है, यानी कि उसके ग्रैंड मदर के सगे पोते को। दम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपने भाई को लेने के लिए निकल जाता है। इधर डीन क्लब में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सीरा को वहाँ पर देखता है तो उसे देखते ही वहाँ से भागने लग जाता है और अपने ऊपर बहुत सारी गंदगी गिरा लेता है और सोचता है अब तो मेरा भाई मेरे पास पक्का नहीं आएगा। लेकिन सीरा उसके पास आता है और बोलता है, ग्रैंड मदर के पास चलो, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ गया। डीन बोलता है, भाई मैं ये कंपनी नहीं संभालने वाला, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ना मर जाऊंगा। वो बोलता है, मर जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं नहीं चाहता, तुम्हें ग्रैंड मदर के पास चलना ही होगा। इधर घर पर स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो दिमाग लगा रही होती है कि सीरा से इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कैसे करवाए जाए। फिर वो न्यूज में डीन को देख लेती है और वो अपना दिमाग लगाती है। इधर कृतिका अपने रूम में मस्त सो रही होती है, लेकिन तभी अगली सुबह आकर मेड आकर उसे परेशान कर देती है। कृतिका उससे बड़े नॉर्मल बात कर रही होती है, लेकिन ये मेड तो एक नंबर की कमीनी होती है। वो कृतिका की मोम को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, तुम्हारी मोम भी ना तुम्हारे जैसी ही है, एक नंबर की आलसी और गंदगी में रहने वाली। कृतिका बोलती है, अच्छा तो तुम्हें सफाई करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, और घर में गंदगी फैलाने लग जाती है, करो सफाई, अपने सपने पूरे करो सफाई कर कर, यही तो तुम्हारा सपना है ना। उसी तरफ हमें डीन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड की ग्रेव के पास आकर उनके लिए गिटार बजा रहा होता है। तभी यहाँ पर होम आ जाती है, यानी कि कृतिका की स्टेप सिस्टर। एक्चुअली में एक टाइम पर होम उसके ऊपर लाइन मारा करती थी और वो कृतिका से इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करती थी क्योंकि डीन कृतिका का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो बोलती है, अगर तुम जानना चाहते हो कृतिका कहाँ रहती है तो बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। यहीं पर सीन कट होता है, जिसके बाद होम सीधा सीरा से मिलने के लिए चली जाती है। सीरा बोलता है, मैंने तो तुम्हें भगा दिया था ना, लास्ट टाइम समझ नहीं आया क्या, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी देखो जरा तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, मुंह उठाकर फिर से चली आई। तभी वो उसे एक फाइल दिखाती है और बोलती है, ये देखो इसमें डीन के सिग्नेचर हैं। ये देखकर सीरा तो शॉक हो जाता है, आखिरकार ये लड़की डीन से कैसे मिली और इसने उसका सिग्नेचर कैसे ले लिया। सीन में सीरा डीन से मिलने के लिए आता है तो देखता है डीन तो एकदम टल्ली होकर धूप में सो रहा है। पहले तो वो उसे सैनिटाइज करता है और उसके बाद उसके फेस पर एक बोतल पानी डाल देता है। वो जागते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सीरा उसे भागने नहीं देता और फाइनली वो उसे पकड़कर ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए लेकर आ जाता है। ग्रैंड माँ डीन पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसने बिना किसी की सलाह लिए किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। माँ बोलती है, वो कंपनी हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो तुम्हें इस डील को कैंसिल करना ही होगा। डीन बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं इस डील को कैंसिल नहीं करूँगा, और अगर ये डील किसी ने भी कैंसिल की ना तो मैं जिंदगी भर ऑफिस नहीं आने वाला। आप लोग सोच लो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऑफिस में काम करूं तो जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। बाहर आने के बाद वो उसे बोलता है, तुम ग्रैंड माँ को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो,
सिरा बोलता है अगर वो नहीं होती तो आज मैं अनाथ होता, इसलिए मैं उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें भी करनी चाहिए। वो बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो ग्रैंड मॉम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं उनके ऑर्डर्स को मानकर थक चुका हूँ। अब मैं वही करने वाला हूँ जो मेरा मन करेगा। इधर कृतिका अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर होम भी वहाँ पर टपक पड़ती है। होम उसे बताती है मैंने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में डीन को ना चाहते हुए भी ऑफिस आना पड़ता है। सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये जनाब मीटिंग के दौरान बैठकर गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर ये लोग किसी नए डिजाइनर को रिक्रूट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट डिजाइनर कृतिका को बनाया जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। बेकार में ही मेरी होम के साथ बार बार लड़ाई होगी। उसके डैड बोलते हैं कभी कभी किसी को हराने के लिए पावर का भी यूज कर लेना चाहिए। वो बोलती है मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे बस उसके अंडर असिस्टेंट बनकर काम करना है। उसके डैड बोलते नहीं, तुम्हारे लिए यही पोजीशन परफेक्ट है, इसलिए तुम्हें इस पोजीशन पर ही काम करना होगा। वो अपने डैड से बात कर जैसे ही बाहर आती है तभी उसकी सौतेली बहन होम वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है मैं भी अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी हूँ, तो तुम्हें हर चीज मुझे ही रिपोर्ट करनी पड़ेगी। होम तो बहुत ही ज्यादा इतरा कर ये सारी बातें बोल रही होती है। कृतिका बोलती है अपने कान खोल कर सुन लो, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें डॉक्टर को जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। थोड़ा सा जमीन पर उतर जाओ और पैदल चलो। दूसरी तरफ सिरा की कंपनी न्यू डिजाइनर के लिए इंटरव्यू ले रही होती है और डीन तो वहाँ पर बच्चों की तरह बस गेम ही खेला जा रहा होता है। बहुत सारे इंटरव्यू होने के बाद केन सनी का नंबर आता है और सभी को पता है केन सनी केके की भी कंपनी में काम कर चुकी है और उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। ये सब लोग उसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे होते हैं। सिरा उसे पूछता है तुम प्रीवियस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहती हो? तुमने तो अपना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद बस वहीं पर ही काम किया है, इवन तुमने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, यहाँ तक कि तुमने कितनी बार हमारी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। एंथनी बोलती है क्योंकि मुझे और ज्यादा प्रमोशन और ज्यादा फेम चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो उन लोगों को अपना डिजाइन दिखाती है। उसका डिजाइन इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। सिरा बोलता है ठीक है हम आपको सोच कर बता देंगे, लेकिन डीन बोलता है हम तुम्हें जॉब पर रख रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकलती है फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसने जो डिजाइन वहाँ पर दिखाया था वो किसी और का नहीं बल्कि कृतिका का ही होता है और वो ये सब कृतिका से बदला लेने के लिए कर रही होती है। जब वो सब एरोप्लेन में मिले थे तो वो कृतिका से बात करने की कोशिश कर रही थी और उसके डिजाइन को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृतिका उसे भाव ही नहीं देती और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो चोरी छुपे उसके डिजाइन चुरा लेती है। दूसरी तरफ कृतिका अपने डैड की कंपनी में पूरी मेहनत कर रही होती है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि इनके कॉम्पिटिटर सिरा है तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। इसके बाद वो अपने डैड से बात करने के लिए जाती है। मुझे नहीं लगता डैड मैं इतना ज्यादा प्रेशर झेल पाऊंगी, वैसे भी मैं यहाँ पर नई हूँ इसलिए बेटर रहेगा कि ये काम किसी और को दे दिया जाए। होम बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था तुम नालायक हो, तुम ये सब काम नहीं कर सकती हो। डैड को बोलती है डैड आप ये काम किसी और को ही दे दीजिए। सारी बातें कृतिका के ईगो को हर्ट कर देती है, इसलिए बोल देती है डैड आप मुझे 3 हफ्ते का समय दीजिए, आप देखिएगा कैसे मैं एक नया डिजाइन तैयार करती हूँ। इसके बाद वो दिन रात मेहनत कर एक नया डिजाइन तैयार करने लग जाती है और फाइनली वो कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। जब वो अंदर जा रही होती है तो वहाँ के गार्ड्स उसे रोक कर उसकी आइडेंटिटी दिखाने को बोलते हैं। वो यहाँ से वापस जा रही होती है तभी वो सिरा से टकरा जाती है। कृतिका उसे देखकर वहाँ से खिसकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता। वो बोलता है चलो जल्दी से मुझे सॉरी बोलो। वो बोलती है जब मैंने कोई गलती नहीं की तो भला मैं सॉरी क्यों बोलूं? लेकिन वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था और कृतिका अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है ठीक है मैं तुम्हें सॉरी कह देती हूँ। बोलती है तुम्हें पता है ना मैं सॉरी किस कर बोलती हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें किस करती हूँ। सिरा को तो बहुत ही ज्यादा घिन आ रही होती है इसलिए वो उसे दूर भागने की कोशिश करता है और कृतिका भी अपना सामान उठाकर वहाँ से चल देती है। सारी नोकझोंक के बाद फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है क्योंकि दोनों कंपनी के डिजाइनर के कपड़े सेम होते हैं। सेम तो होने ही थे क्योंकि उसने चुरा जो लिए थे। जज सोचते हैं कृतिका और कैंसर के डिजाइन सेम कैसे हो सकते हैं, जिसके बाद जज इन दोनों कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं।
इसका मतलब अब ये लोग मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, इसलिए तो ड्रामा करने लग जाती है। तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली, तुम्हें इतनी जल्दी आगे बढ़ना था तो तुमने मेरे डिजाइन को ही कॉपी कर लिया। इस बात पर कृतिका को भी गुस्सा आ जाता है। उसे याद आता है ये उससे पहले भी मिल चुकी है। कृतिका बोलती है मैंने तो किसी भी कीमत पर तुम्हारे डिजाइन कॉपी नहीं किए, मतलब कि तुमने ही मेरे डिजाइन कॉपी किए हैं। वो बोलती है तुम्हारे पास क्या सबूत है। अभी वहाँ पर सीरा आ जाता है और वो कैंसिली को ही सपोर्ट कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो उसकी कंपनी में काम करती है। वो कृतिका को उल्टा डांटने लग जाता है, जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स कृतिका के पीछे चिपट जाते हैं। जैसे ही सीरा ये सब कुछ देखता है तो वो सोचता है मुझे उसे जाकर प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई डीन आ जाता है और वो कृतिका को प्रोटेक्ट करते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। डीन उसे सबसे दूर ले जाकर पूछता है तुम चली कहाँ गई थी। कृतिका बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और न ही कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। डीन बोलता है वही तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार मैंने किया क्या है जो तुम कॉलेज तक छोड़कर चली गई। इवन तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। वो बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे पैसे वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और मेरे मन में तुम्हारे लिए दोस्ती से अलावा और कुछ भी नहीं था। तुम बस अपने बारे में सोचते हो। तुम ना बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, मैं तुमसे परेशान हो गई थी। ये सुनकर डीन तो उसे किस कर लेता है। अच्छा तो हम बस दोस्त हैं। कृतिका तो उसे चाटा लगा देती है, मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया है, इसलिए ये तमाशा करना बंद करो। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी रास्ते में वो सीरा की ग्रैंड मॉम से मिलती है। ग्रैंड मॉम बोलती है तुम फिर से आ गई मेरे पोते के पास, आखिरकार तुम मेरे पोते पर डोरे क्यों डाल रही हो। वो बोलती है आपका पोता ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वरना मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो इस गवार के साथ टाइम स्पेंड करूं। वैसे आप और आपका पोता दोनों ही एक जैसे हैं, आप दोनों के पास ही दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी वहाँ पर सीरा आ जाता है और उसे बोलता है तुम मेरी ग्रैंड मॉम को सॉरी बोलो। बोलती है क्या कहा सॉरी, मैं तुम तीनों को कभी सॉरी नहीं बोलने वाली। और रही बात ड्रेस कॉपी करने की, मेरे पास प्रूफ है, मैं जल्दी प्रूफ तुम लोगों के सामने लाने वाली हूँ। उसके बाद तुम्हारी ना बोलती बंद हो जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे कंपनसेशन फीस भी वसूलूंगी। सीरा अपनी ग्रैंड मॉम से पूछती है आखिरकार ये सिर्फ फिरी सी बंदी कौन है। ग्रैंड मॉम बोलती है ये बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की है, इसने डीन को धोखा दिया था। आज जो डीन इतना ज्यादा सफर कर रहा है ना, वो इस लड़की की वजह से ही है। दूसरी तरफ कृतिका की मॉम को पता चलता है कि उनकी बेटी ने डिजाइन चोरी किए हैं। तभी होम आकर उन्हें ताना मारने लग जाती है, लेकिन मॉम कृतिका को सपोर्ट करते हुए बोलती है मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, ऐसा गंदा काम कभी कर ही नहीं सकती है। दूसरी तरफ कृतिका कैंसर की बैकग्राउंड के बारे में चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ सीरा कृतिका के बारे में सोच रहा होता है क्या वो ऐसा कर सकती है या नहीं, लेकिन तभी वो किस के बारे में सोचने लग जाता है और किस के बारे में सोचते ही उसकी तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। दूसरी तरफ कृतिका किसी का भी फोन नहीं उठा रही होती, उसकी फैमिली परेशान हो जाती है। तभी उसके डैड आकर उसे दिलासा देते हैं, लेकिन तभी होम आकर उन्हें टोंट मारने लग जाती है। बोलती है पहले तो तुम ही मेरे डैड का पैसा यूज करती थी, अब तुम्हारी बेटी भी कर रही है, ऊपर से वो कंपनी का नाम भी डुबा रही है, इसलिए मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तुम बड़ी कब होगी और ये बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ोगी। कृतिका बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। कृतिका बोलती है डैड चिंता मत करो, मैं प्रूफ कर रहूंगी कि मैंने उन डिजाइन को चोरी नहीं किया है, बल्कि मेरे डिजाइन को कॉपी किया गया है। होम को बोलती है अब तुम यहाँ पर सुकून से रहो, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम लोगों के साथ और नहीं रह सकती हूँ, मुझे शांति और सुकून वाली लाइफ पसंद है, लेकिन तुम लोगों के साथ रहकर तो हर दिन ड्रामा ही देखना पड़ता है। इसके बाद वो रूम में जाकर अपना सामान पैक करती है। कृतिका की मोमो से रोकने के लिए आती है, बहुत दिनों के बाद तो हमें साथ में रहने का मौका मिला है। उसके डैड भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृतिका बोलती है मेरा अब यहाँ पर दम घुटता है, मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती, और वो टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सीरा कृतिका का बैकग्राउंड चेक कर रहा होता है। उसे डी ने बताया था कि फॉरेन में वो एक डिजाइनर से मिला था, वो सोच रहा था शायद वो लड़की कृतिका ही हो सकती है, और उसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद उसे पता चलता है कृतिका ने काफी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की हुई है, वो बहुत ही अच्छे डिजाइनर्स के साथ काम भी कर चुकी है। कृतिका को भी समझ आ जाता है कि कृतिका ने उसकी कंपनी के डिजाइन कॉपी नहीं किए होंगे, इसलिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है तुम कृतिका को ढूंढ कर लाओ और उसे बोलो कि वो मेरी कंपनी में काम करे। इन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था सीरा करना क्या चाहता है। एक तो इसने खुद ही उसे दूसरे ऑफिस से निकलवा दिया है और अब वो उसे अपनी ही कंपनी में जॉब देना चाहता है।
ये दोनों दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उन्हें कृतिका नहीं मिलती। सीरा उन्हें बोलता है, तुम दोनों एक नंबर के नालायक हो, तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही है। अभी वहाँ पर कृतिका नशे की हालत में रोड क्रॉस कर रही होती है और वो सीधा टकराती है इनकी कार से। जैसे ही वो बोनट पर हाथ रख कर उठती है तो वो एकदम चुड़ैल लग रही होती है। ऐसा देखकर सीरा तो एकदम डर जाता है। जैसे ही ये लोग ध्यान देते हैं तो कोई और नहीं, वो कृतिका ही होती है। इसके बाद वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये मैडम तो पल भर में ही गायब हो जाती है। अभी उन्हें हेल्प की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं तो वो उन्हें पौधों के बीच में गिरी हुई मिलती है। एक्चुअली में उसका बैग खुल गया होता है। वो इतनी ज्यादा नशे में होती है कि अपना बैग भी बंद नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो उसे बाहर लाता है और उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर एक बोतल पानी गिरा देता है। होश में आते ही वो बोलती है, मिस्टर टिश्यू पेपर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? तुम पागल हो गए हो क्या? जब भी तुम मुझे मिलते हो एकदम टिश्यू पेपर के साथ ही मिलते हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है क्या टिश्यू पेपर के साथ चिपकने की? सिरा उसे बोलता है, सुनो जरा, तुमने जो कांड किया है ना, उसके बाद तुम्हें कोई भी कंपनी जॉब नहीं देने वाली और मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी कंपनी में आ जाओ काम करने के लिए। वो बोलती है, यही चीज मुझे तुम्हारे खानदान की पसंद नहीं है। तुम लोग तो लोगों को पैसों से खरीदना चाहते हो। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? तुम सब लोग जाओ बाहर में, मुझे तुम लोगों के साथ काम नहीं करना है। सिरा उसे जैसे तैसे कर अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है, लेकिन सेक्रेटरी तो आधे रास्ते से ही भाग जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल जो आ गया था। वो उन्हें कार में छोड़कर भाग जाता है, लेकिन कृतिका कार से बाहर आ जाती है और फिर उसके पीछे पड़ जाती है। सिरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। और यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम होता है नमो। नमो से बोलता है, तुम कृतिका के पैर पकड़ो और मैं ट्रॉली पकड़ लेता हूँ। दोनों जैसे तैसे कर उसे लिफ्ट में लेकर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों सेम ही फ्लोर पर रहते हैं। कृतिका को तो गर्मी लगने लग जाती है, जिसके बाद वो अपने इनर वियर निकाल कर घुमा कर सिरा के फेस पर फेंक देती है। एक तो सिरा को इन सब चीजों से एलर्जी होती है, ऊपर से नमो के सामने उसकी इज्जत का तो कचरा हो जाता है। वो उसे ऐसे तैसे कर अपने रूम में ले जाने लगता है और बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है, भला मैं इसे अपने साथ क्यों लेकर आ गया। और उसे ध्यान से देखने के बाद सोच रहा होता है, आखिरकार डीन को ऐसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। कृतिका इधर उधर वोमिटिंग करने लग जाती है तो सिरा उसे उठाकर सीधा बाथटब में बिठा देता है, लेकिन वो तो सिरा का हाथ पकड़कर डैड डैड बोलकर रोने लग जाती है। बोलती है, डैड मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, आपके बिना मैं बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही हूँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिरा भी नॉर्मल हो जाता है और उसी के पास बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही कृतिका की नींद खुलती है, वो देखती है वो तो सिरा का हाथ पकड़कर सोई हुई है और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, सिरा उसके सामने बैठा होता है, तभी वो उसके फेस पर वोमिटिंग कर देती है। वो बेचारा नहाने के बाद जैसे ही खुद को सैनिटाइज कर रूम में सोने के लिए आता है, तभी उसे कृतिका की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो वॉशरूम में आकर देखता है तो वो पूरी तरीके से मरमेड बनी हुई होती है। कृतिका बोलती है, देखो जरा मैं कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ ना, बिल्कुल मरमेड जैसी। धीरे धीरे कर अपने कपड़े निकालने लग जाती है। वो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन कृतिका तो अपने सारे कपड़े निकाल चुकी होती है। वो सोचता है बाहर में जाए ये लड़की और बाहर में जाए इसके ड्रामे, मैं तो चला सोने। लेकिन बाहर आने के बाद वो सोचता है, अगर रात भर मैंने इसे ऐसे ही पानी में छोड़ दिया तो ये बीमार हो जाएगी। उसके बाद वो अपना आईपैड लगाकर उसके पास आ जाता है, जैसे तैसे कर उसे बाथरूम से रूम तक ले जाता है। उसके बाद वो उसे कंबल में बांध देता है और ऐसे ही उसे सुला देता है, लेकिन तभी वो फिर से उठ जाती है और डैड बोलकर रोने लग जाती है। सिरा भी अपनी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल था, इसलिए वो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में सिरा उसे बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो और अपने आप को सही प्रूव करो। वो कृतिका बोलती है, भले ही तुम्हारा मॉल टॉप क्लास का होगा पर मेरे लिए नॉर्मल है, मैं वहाँ पर काम नहीं करने वाली। सिरा बोलता है, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और तुम ये प्रूव भी कर पाओगी कि तुमने डिजाइन कॉपी नहीं किए। इसके बाद जब वो रात को घर आता है तो कृतिका बोलती है, तुम्हारी हार्ट बीट फिर से बढ़ गई है और उससे पूछती है, कहीं तुम्हारी प्रॉब्लम फिर से बढ़ तो नहीं गई है ना। वो बोलता है, नहीं, तुम यहीं पर वेट करो, मैं चेक कर आता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर उसे मेडिटेट कर कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बेचारे का दिल और दिमाग तो कहीं और ही होता है।
डॉक्टर उससे पूछता है, चलो बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम फिर से किसी गंदी जगह के आसपास तो नहीं रह रहे हो ना। वो बोलता है, नहीं, एक लड़की है जिसे देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मेरे तो पसीने भी छूटने लग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो मुझसे दूर जाती है तो मुझे और भी ज्यादा अकेलापन फील होता है। ये सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर समझ जाता है इसे तो लवेरिया हो गया है और उसे बोलता है, तुम्हें ना कृतिका से प्यार हो गया है। लेकिन सीरा इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देता है। जैसे ही वो ऑफिस में जाता है तो वो देखता है कृतिका ने उसके लिए टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना कर रखा हुआ है और साथ ही नोट भी होता है कि ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल क्लीन है, मैंने किचन में साथ में रहकर बनवाया है। जिसके बाद वो खुश होकर उस ब्रेकफास्ट को खाने लग जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में गॉसिप चल रही होती है। कृतिका ने इतनी मेहनत कर बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। इधर कृतिका उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें मेरे हाथों का बना ब्रेकफास्ट कैसा लगा। वो समझ जाता है जरूरी से मुझसे कोई काम है, तभी ये उसे इतना ज्यादा मक्खन लगा रही है। इसलिए वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है, चलो बताओ तुम्हें क्या काम है। कृतिका बोलती है, इस कांड की वजह से जो भी रायता फैला है उसे समेटने में अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सीरा भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वैक्सीन में कृतिका की मॉम उससे मिलने के लिए मॉल में आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर होम भी होती है। उसे देखकर मॉम सोचती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे ही मॉम उसे फॉलो करती है तो उन्हें पता चलता है ये तो यहाँ पर डीन से मिलने के लिए आई है। मॉम डीन को बोल रही होती है, ओए पागल, क्या अभी भी तुम कहीं अपनी एक्स का वापस आने का वेट तो नहीं कर रहे हो ना। डीन बोलता है, पहली बात, कृतिका मेरे लिए नहीं मेरे भाई के लिए काम करती है, जो भी मैटर है वो मेरा भाई और वो जाने, मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये लोग तारा के साथ डील साइन करने वाले होते हैं। तारा उसे हैंडशेक करने के लिए बोलती है। सीरा को ना जाते हुए भी हैंडशेक करना पड़ता है। उसके बाद कृतिका उसे टिश्यू पेपर पकड़ा देती है। तारा बोलती है, ठीक है, मैं ये डील साइन करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है, मेरी एक शर्त है, अगर मैं स्पोकन पर्सन बनती हूँ तो तुम्हें इस डील से हटना होगा। कृतिका बोलती है, मैं ऐसे कैसे हट सकती हूँ। वो सीरा को बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी की स्पोकन पर्सन बनूं तो तुम्हें इसे अपनी कंपनी से निकालना होगा। सीरा बोलता है, मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी ज्यादा गिरी हुई इंसान हो, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील साइन नहीं करनी है। अगर मैं तुम्हारे साथ डील साइन करता हूँ तो मेरी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। देखकर कृतिका तो हैरान हो जाती है और उसके पीछे आती है उसे मनाने के लिए। इधर तारा का मैनेजर उसे बोल रहा होता है, लगता है तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, तुम पागल हो गई हो क्या। किसने कहा था तुम्हें इतनी ज्यादा हवा में बातें करने के लिए, शांति से तुमसे कोई काम नहीं होता। सीन में मैनेजर उन लोगों से आकर मिलता है और बोलता है, मेरी मैम इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, दरअसल कल उनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, तारा डील तो साइन कर देती है, लेकिन वो कृतिका को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। कभी वो उसे कॉफी लाने के लिए बोलती है तो कभी उसे ब्रेकफास्ट लाने के लिए भेजती है। डीन कृतिका को ये सब लाते हुए देखकर बोलता है, तुम्हारा काम ये सब करना नहीं है, तुम एक डिजाइनर हो ना कि किसी की सर्वेंट। वो बोलती है, मैं तारा को यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल रखना। ग्रैंडमा को पता चल जाता है कृतिका उन्हीं की कंपनी में काम करती है, तो वो कंपनी में आकर बोलती है, उस डर्टी लड़की को कंपनी से निकाल दो। उसके बाद सीरा और डीन दोनों ही सोचने लग जाते हैं, भला कृतिका को फायर क्यों किया जाए। सीरा बोलता है, ग्रैंडमा, अभी आप इसकी टैलेंट के बारे में नहीं जानती हो, ये हमारी कंपनी का आधे से ज्यादा काम संभाल रही है, ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिजाइनर भी है। ग्रैंडमा बोलती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं चाहती वो लिचर लड़की फिर से मेरे पोते पर लाइन मारे, इसलिए शांति से इस लड़की को यहाँ से निकाल फेंको, वरना मैं तुम सभी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करूँगी। डीन बोलता है, अच्छा ग्रैंडमा, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझ पर लाइन मारेगी। तो बोलते हैं, ठीक है कृतिका, हम तुमको फायर कर देते हैं, इसके बाद मैं तुमसे ऑफिस के बाद मिलूंगा और हम दोनों डेट करेंगे। ऐसे भी कौन ही बंदा इस लिचर ऑफिस में बैठकर डेटिंग करेगा और रोमांस करेगा। अगर हम बाहर रहेंगे तो ना ही कोई डिस्टर्ब करेगा और ना ही कोई हमें देखेगा। और अपनी ग्रैंडमा को समझाता है, अगर हमें डेटिंग करनी होती तो हम कहीं भी कर लेते, आपको ये सब कुछ उल्टी सीधी बातें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। सीरा भी बोलने लग जाता है, ग्रैंडमा, अगर आप कृतिका को यहाँ से निकाल देंगी तो हो सकता है
डीन बाहर जाकर उसे डेट करे, लेकिन अगर कृतिका मेरी नजरों के सामने रहेगी तो मैं 24 घंटे इसे काम में उलझा कर रखूंगा, जिसके बाद ये उसे डेट भी नहीं कर पाएगी। वो ऐसी बातें इसलिए कर रहा था ताकि ग्रैंड माँ कृतिका को यहाँ से निकाल लेना। नेक्स्ट सीन में कृतिका ग्रैंड माँ से पार्टी में मिलती है। कृतिका बोलती है आपने तो वहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया है कि दोनों भाइयों में से किसे पटाना है। नेक्स्ट सीन में कृतिका जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो डीन उसका बाहर वेट कर रहा होता है, उसे साइड में लेकर जाता है और उसे एक प्रेजेंट देता है। कृतिका बोलती है प्रेजेंट मुझे क्यों दे रहे हो, ना ही मेरा बर्थडे है और ना ही कोई स्पेशल ओकेजन है। डीन जिद करने लग जाता है एक बार तुम इस बॉक्स को ओपन तो करो। ऐसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें लिमिटेड एडिशन के शूज होते हैं, जिसे खरीदने के लिए कृतिका काफी दिनों से इंतजार कर रही होती है। वो डीन को बोलती है थैंक यू मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूंगी। अभी कोई बंदा उन दोनों की फोटो क्लिक कर ग्रैंड मॉम को सेंड कर देता है। ग्रैंड मॉम तो सोचने लग जाती है ये लड़की तो मेरी सोच से ज्यादा आगे बढ़ रही है, कहीं ये मेरे दोनों पोतों की जिंदगी को बर्बाद न कर दे। जिसके बाद वो सीरा को बुलाकर वही फोटो दिखाने लग जाती है। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसके ऊपर निगरानी रखोगे, देखो जरा ये दोनों कैसे एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे हैं। सीरा उन्हें समझाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ग्रैंडमा बोलती है मैं बस चाहती हूँ कृतिका डीन की लाइफ से निकल जाए, और जब डीन को कृतिका की असलियत पता चलेगी कि वो बस पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है तो डीन उसे छोड़ देगा। इसलिए तुम पहले कृतिका को पटा लो, जब ये बात डीन को पता चलेगी कि कृतिका तुम पर लाइन बाजी मार रही है तुम्हारे पैसे के लिए, उसके बाद डीन भी उसे भूल जाएगा और उसके बाद तुम भी कृतिका को छोड़ देना। सिरा तो बुरी तरीके से फंस जाता है। ग्रैंड मॉम बोलती है चाहे जो मर्जी हो जाए उस लड़की को मैं अपने घर में घुसने नहीं देने वाली। सीन में सिरा उन दोनों की फोटो को देखकर सोच रहा होता है एक्चुअली में वो कृतिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अभी कृतिका उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और बोलती है तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। अभी वहाँ पर डीन भी आ जाता है और वो भी बहुत सारा ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और दोनों लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। ये देखकर सिरा को तो बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। जब सिरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो अपने डॉक्टर के पास चला आता है। वो उससे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं ये काम कर सकूं। वो बोलता है अगर मैं ये काम करूंगा तो दूसरे को बुरा लग सकता है और नहीं करूंगा तो पहले वाले को बुरा लग जाएगा। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है ये करना क्या चाहता है, और कुछ ना करना भी कोई सोल्यूशन तो है नहीं, और अगर ये कुछ करता है तो जरूर किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही। सीन में कृतिका की मोमो से कॉल कर पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसके साथ रहती हो, तुम मेरे दामाद से मेरी बात तो करवा दो। बहाना मारकर कॉल कट कर देती है लेकिन फोन कट नहीं हुआ होता। अभी सिरा आकर उससे बातें करने लग जाता है। उसकी मोम बोलती है कौन है ये लड़का, मेरी भी उससे बात कराओ। कृतिका सिरा को बोलती है लड़कियों वाली आवाज निकालो और मेरी मोम से बात करो। सिरा बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी आवाज चेंज नहीं कर पाता। इसके बाद कृतिका की प्रॉब्लम तो बढ़ जाती है और फिर वो कोई बहाना बनाकर फोन कट कर देती है। फिर मोम को तो डाउट होने लग जाता है आखिरकार ये लड़का कौन था, और उस बंदे की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। दूसरी तरफ मोम को दिखाया जाता है जो गुस्से में घर आ जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे कंपनी से निकाल दिया होता है। वो मेड को बोलती है तुम मेरे सारे कपड़े पैक कर दो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मोम वहाँ पर आ जाती है और होम को बोलती है अच्छा ये तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। वैसे तुम्हें इस बात का डर था ना तुम्हारे डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे और कृतिका का नाम ना कर दे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो काम तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा ना। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारे डैड तुम्हें प्यार करना बंद कर देंगे और फिर ऑब्वियस सी बात है वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। मोम सोचती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बोलती है अब मैं कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं अपनी डैड की प्रॉपर्टी किसी को भी हड़पने नहीं देने वाली। एक्चुअली में मोम जानबूझकर ये सब बोल रही होती है ताकि होम इस घर को छोड़ कर न जाए। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मॉम कैंसनी को दोबारा से ऑफिस में लेकर आ जाती है और इसी बारे में कृतिका ग्रैंड मॉम से बात करने के लिए आती है। तभी वहाँ पर कैंसनी आ जाती है। कृतिका पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैंसनी बोलती है मैंने ऐसा कौन सा कांड किया है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती। वो बोलती है वैसे तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है ना, और मेरी बहन की भी। वो बोलती है शायद तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड ने होम को कंपनी से निकाल दिया है।
जाने के बाद कृतिका सबसे पहले अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर जैसे ही वो कार का नंबर देखती है तो समझ जाती है एक्सीडेंट वाले दिन और कोई नहीं बल्कि होम ही थी। नेक्स्ट सीन में कृतिका की मोम से मिलने के लिए डीन आता है और वो कृतिका की मोम को अपनी प्रेम कहानी सुनाने लग जाता है। मैं बस आपसे यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि आप कृतिका का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में सैड हो। मैं फिर से उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ग्रैंड मोम को उसे लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी ग्रैंड मोम को लगता है उसे पैसा और पावर चाहिए, इसीलिए वो मेरे पीछे है, लेकिन एक्चुअली में तो मैं उसके पीछे हूँ। कृतिका अपने डैड से आकर बात करती है, तभी वहाँ पर होम आ जाती है। हम उसे बोलती है तुम यहाँ पर फिर से आ गई, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, लेकिन अभी भी तुम्हें चैन नहीं आया, तुम अभी भी यहाँ पर ड्रामेबाजी करने के लिए आ गई। डैड होम को डांटने लग जाते हैं। होम बोलती है डैड आप कृतिका से ज्यादा प्यार करने लग गए हो ना। अच्छा रहता कृतिका उस दिन में एक्सीडेंट कर तुम्हें मार ही देती। ये बात उसके डैड को पता नहीं होती। डैड तो होम पर भड़कने लग जाते हैं। तुम्हारी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें जॉब से निकाला है। मैंने तुम्हारी गलती के लिए सिर्फ तुम्हें कृतिका को सॉरी बोलने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो उसे जान से मारने के लिए चली गई। तुम यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम लिख दूंगा। इसके बाद होम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कार में बैठकर रोने लग जाती है। कृतिका उसे कॉल कर रही होती है लेकिन वो फोन भी नहीं उठाती। इसके बाद होम अपना मूड ठीक करने के लिए अकेले बार में चली जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। अभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे छेड़ने लग जाता है और उसे डांस करने के लिए फोर्स करता है। वो उसके साथ बदतमीजी भी करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाता है और वो उस लड़के से फाइट करने लग जाता है। इस फाइट के चक्कर में डीन को भी चोट लग जाती है। तभी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़के को वहाँ से लेकर आ जाते हैं। इधर होम को बिल्कुल भी होश नहीं था, वो सोफे पर टल्ली होकर पड़ी हुई होती है। डीन उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वोमिटिंग होने लग जाती है। इसके बाद वो उसे उसके घर पर लेकर आ जाता है। स्टेप मॉम होम का ख्याल रख रही होती है। डीन को बोलती है तुम्हारे कपड़े मैंने लॉन्ड्री के लिए दे दिए हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे तो तुम पहन लेना। और उसे बोलती है मुझे बाहर जाना है, तब तक तुम इसके पास यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ऐसे ही डीन उसके पास जाता है तो वो तो नौटंकी करने लग जाती है, वो कंबल फेंकने लग जाती है। डीन जैसे ही उसे कंबल उड़ाने के लिए जाता है तो वो उसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर लेती है। डीन तो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे मानो पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में सिरा और कृतिका को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कृतिका के फेस पर ब्रेकफास्ट लग जाता है जिसे सिरा खुद से क्लीन करने लग जाता है। उसे बोलता है आज दोनों हम साथ में ही ऑफिस से घर आएंगे। वो बोलती है ये इतना ज्यादा रोमांटिक क्यों हो रहा है। वो बोलती है अगर हमारे ऊपर कोई शक करेगा तो। वो बोलता है करने दो, मैं लोगों की फिक्र नहीं करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर कृतिका तो हैरान ही हो जाती है। इसके बाद सिरा कृतिका के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा होता है। वो उसे बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर क्रश नहीं है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। ये सब देखकर कृतिका की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। वो बाहर निकलती है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस दिन से सिरा अचानक से कृतिका को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो घर आकर उसके साथ बैठकर टीवी देखना चाहती थी, लेकिन सिरा तो मुंह फुलाकर चला जाता है। पर नेक्स्ट डे भी वो ऑफिस में उसे इग्नोर मार रहा होता है। ये सब कुछ कृतिका को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछती है तो वो मना कर देता है। कृतिका सोचती है ये मुझे अचानक से इतना ज्यादा इग्नोर क्यों मार रहा है। घर आने के बाद वो सोच रही होती है भला इसकी प्रॉब्लम क्या है। इतने दिनों तक तो ये मुझे अटेंशन दे रहा था, पर अचानक से ये अब मुझे इग्नोर मार रहा है। लड़का ऐसा ही होता है। घर पर वो उसका बैठकर वेट कर रही होती है और जब वो काफी देर तक नहीं आता तो वो उसे कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि डॉक्टर के पास गया है। इसके बाद वो भी डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ डॉक्टर उसे समझाता है कृतिका को इग्नोर करके कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कृतिका टपक पड़ती है। वो पूछती है तुम डॉक्टर के पास क्या कर रहे हो। बोलता है मेरी तबीयत तो ठीक है, मैं बस थोड़ा एक्चुअली अकेले रहना चाहता था। वो बोलती है क्या मुझसे कोई गलती हुई है, नहीं चाहती क्या मैं तुम्हारे साथ घर पर रहूं, क्या मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सिरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस अकेले रहने की आदत है, इसलिए मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूँ। वो बोलती है इसका मतलब तुम मेरी वजह से डिप्रेस्ड हो। इसलिए बोलती है कोई बात नहीं, जब तुम्हें घर आना होगा तो आ जाना। जैसे ही ये बात बोलकर जाने लगती है तो सिरा उसके पीछे आ जाता है। उसे बोलता है तुम पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जो मुझे कहना है वो मैं तुम्हारे फेस पर नहीं बोल पाऊंगा।
वो बोलता है, इमेजिन करो अगर मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आए, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी या फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? कृतिका बोलती है, जब तुम्हें पहले से मालूम है तुम्हारी उस हरकत से मुझे गुस्सा आएगा तो तुम्हें वो हरकत करने की जरूरत ही क्या है, और अगर वो मैटर ज्यादा बड़ा होगा तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। ये जवाब सुनने के बाद सिरा तो और भी ज्यादा सैड हो जाता है। सीन में कृतिका और डीन डिनर पर जाते हैं और दूसरी तरफ सिरा इमेजिनेशन कर रहा होता है कि वो दोनों कैसे साथ में बैठकर रोमांटिक तरीके से डिनर कर रहे होंगे। ये सोच कर उसके दिमाग में तो आग लग जाती है। उसी तरफ डीन कृतिका को पटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कृतिका उसे बोलती है, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली हूँ। इस बात को तुम जितनी जल्दी अपने भेजे में घुसा लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डीन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर से दोबारा से फीलिंग डेवलप कर दूंगा। और रही बात ग्रैंड मॉम की, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार वो हमारे बीच में नहीं आएंगी। इसी तरफ सिरा कृतिका का घर में इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो लेट हो गई थी। तभी वो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है वो मूवी देखने जा रही है अपनी किसी फ्रेंड के साथ। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और पास में ही रखा कृतिका के शूज को पैर से मार देता है, तो सीधा डस्टबिन में जाकर गिरता है। फिर वहाँ पर मेड आ जाती है और वो सारा कचरा उठाकर वहाँ से ले जाती है। अभी वो ध्यान देता है कृतिका का एक शूज तो मिसिंग है। वो सोचता है, लो हो गया कांड, अगर मैंने उसका शूज नहीं ढूंढा तो वो तो मेरी जान ले लेगी, क्योंकि ये शूज तो उसका फेवरेट शूज था। इसके बाद वो दौड़ कर जाता है शूज ढूंढने के लिए। वो मेड को आकर बोलता है, सारे स्टाफ को बुला लो इसमें से शूज निकालने के लिए। मेड बताती है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बुड्ढी बेचारी कितना ही हेल्प करती, जिसके बाद सिरा को अकेले ही ये काम करना पड़ता है। वो बेचारा कृतिका के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो कचरे में हाथ डाल रहा होता है, जबकि उसे इससे कितनी ज्यादा एलर्जी होती है। कृतिका भी घर पर आ जाती है। वो देखती है सिरा तो कहीं पर नहीं है। इधर सिरा को फाइनली शूज मिल जाता है। जैसे ही वो शूज को बाहर निकालता है तो एक कॉकरोच उसके ऊपर कूद जाता है। इसके बाद वो डर की मारी चिल्लाने लग जाता है और उसे फ्लैशबैक में अपनी बचपन की सारी चीजें याद आने लग जाती हैं। लेकिन तभी उससे पहले कृतिका वहाँ पर आ जाती है। वो सिरा को संभाल लेती है। सिरा तो जोर जोर से रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सिरा का डॉक्टर आ जाता है और वो उसे नींद की दवा देकर सुला देता है। डॉक्टर उसे समझाता है, सिरा ने लगता है कुछ ज्यादा ही गंदी चीज देख ली है, इसलिए इसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कृतिका को बोलता है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ध्यान देना कि ये किसी भी गंदी चीज के पास ना जाए। नेक्स्ट डे से वो उसका पूरी तरीके से ख्याल रख रही होती है, एकदम वाइफ की तरह। सिरा को जैसे ही होश आता है तो उसे याद आता है उसे तो कृतिका का शूज ढूंढना था, इसलिए वो शूज ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी कृतिका उसे रोक कर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, कल मैंने तुम्हारा शूज फेंक दिया था, इसलिए मैं उसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कृतिका बोलती है उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो शूज मिल चुका है। वैसे तुम ना एक नंबर के पागल हो, शूज खो गया था तो मैं दोबारा नया भी तो ले सकती थी ना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम्हें डर्ट के टच में बिल्कुल भी नहीं आना है, इसलिए तुम ऑफिस ना जाओ तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी सिरा का हाथ गंदा हो जाता है, जिसके बाद वो उसे दौड़कर वॉशरूम में ले जाती है और उसका हाथ वॉश करवाने लग जाती है। लेकिन सिरा तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो बोलती है, अब हाथ धुल चुका है। वो बोलता है, मैं ऐसे हाथ नहीं धोता, मेरे प्रॉपर 7 स्टेप्स होते हैं, तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना। इसके बाद वो 7 स्टेप फॉलो करती है और सिरा तो उसे बड़े मजे से ताड़ी जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में होम के डैड को दिखाया जाता है, जो अभी भी होम से नाराज होते हैं और यहाँ पर कृतिका की मॉम उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में कृतिका घर में होती है। वो सिरा को घर आने के लिए मैसेज कर रही होती है। सिरा घर आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ डीन भी होता है। सिरा नहीं चाहता था डीन को पता चले कि कृतिका उसके साथ उसके घर में रहती है, लेकिन तभी कृतिका आकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो डीन को देखकर फटाक से दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद सिरा और डीन घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर कृतिका अपना सामान लेकर वॉल के पीछे छुप जाती है। सिरा चुपके से उससे आकर मिलता है। कृतिका उसे बोलती है, तुम ना एक नंबर के ढक्कन हो, तुम मुझे बता नहीं सकते थे डीन भी तुम्हारे साथ आ रहा है, हम दोनों साथ में रहते हैं, ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, अगर उसे पता चल गई ना तो मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगी। सिरा बोलता है, फटाक से अपना सामान समेटो और सामने वाले रूम में भाग जाओ। कृतिका भी बिल्कुल वैसा ही करती है।
बोलता है भाई तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम तो अकेले घर में रह रहे हो। भाई मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं क्या? लेकिन सिरा उसे मना कर देता है। तभी डीन को मेकअप रिमूवर मिल जाता है और बोलता है भाई तुमने अपने घर में लड़की छुपा रखी है ना? बोलता है नहीं, इसे तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। डीन को भी इस बात पर यकीन हो जाता है, लेकिन तभी डीन को लिपस्टिक रिमूव किया हुआ मिल जाता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है तो यहाँ पर कोई लड़की है। इधर सिरा अंदर रूम में कृतिका के साथ बातें कर रहा होता है। तभी बाहर से डीन बोल रहा होता है मुझे मालूम है भाई अंदर आपके साथ कोई लड़की है, इसलिए आप जल्दी से डोर खोलो और अपनी बंदी से मिलवाओ। लेकिन तभी सिरा बाहर आ जाता है और बोलता है देखो ये लिपस्टिक मैं यूज करता हूँ, मैंने इस लिपस्टिक को अपने लिप्स पर लगा भी रखा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कृतिका उसे जबरदस्ती पकड़कर वो लिपस्टिक लगा देती है और जब वो लगवाने से मना कर देता है तो कृतिका जबरदस्ती उसे किस कर लिपस्टिक लगा देती है। जाकर बाहर बोल देना कि तुम लिपस्टिक लगाते हो ना कि मैं। फाइनली डीन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कृतिका की सांस में सांस आती है। सिरा उसे बोलता है तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारा जब मन आता है किसी को भी किस कर लेती हो। सामने वाले बंदे की फीलिंग के बारे में तो सोचा करो, तुम्हें किस करने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना? वो बोलती है किस करने से क्या ही हो जाता है। वो बोलता है रुको जरा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस करने से क्या होता है। इसके बाद वो उसे जोरदार किस कर लेता है और अचानक से उसे याद आता है। फिर उसके बाद वो वॉशरूम भाग जाता है। इधर डीन को घर के बाहर सर्वेंट मिल जाती है। वो उनसे पूछता है क्या सिरा यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है? सर्वेंट बता देती है यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहते हैं और उस लड़की का नाम कृतिका है। ये सुनकर डीन के तो तोते उड़ जाते हैं और वो तुरंत अंदर आकर अपने भाई को मारना शुरू कर देता है। कृतिका बोलती है पहले तुम सुन तो लो बात क्या है। सिरा बोलता नहीं तुम मुझे मार लो, जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम बात कर लेंगे। कृतिका उसे समझाती है हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस बॉस और एम्प्लॉय हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे कहीं पर रहने के लिए, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं इसके साथ रुकी हुई हूँ। उसके बाद दोनों भाइयों में बेट लग जाती है। देखते हैं पहले कौन कृतिका को पटाता है। नेक्स्ट सीन में डीन अपना सामान लेकर सिरा के घर पहुंच जाता है और बोलता है अब हम तीनों साथ में रहेंगे। कृतिका मना करने लग जाती है हम तीनों साथ में कैसे रह सकते हैं, लेकिन मजबूरन उसे इसके लिए मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सिरा अपने सेक्रेटरी से सजेशन ले रहा होता है कि लड़की को पटाते कैसे हैं। सेक्रेटरी बोलता है अगर आप अपने भाई के साथ कंपटीशन कर रहे हो तो आप नहीं जीतने वाले। डीन एक नंबर का प्ले बॉय है, वो कृतिका को आपसे उठा ले जाएगा। लेकिन बोलता है ठीक है मैं आपको 3 रूल्स बता देता हूँ लड़की पटाने के। सीन में दिखाया जाता है ये दोनों भाई मिलकर कृतिका की मोम को पटाने वाले होते हैं और पहला स्टेप यही होता है अगर मोम पट गई तो बेटी तो पट ही जाएगी। सीन में दोनों बंदे कृतिका की मोम को गिफ्ट देने के लिए एक साथ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डीन कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ सिरा जो कि बहुत ही ज्यादा भोला भाला था और वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। सिरा बोलता है आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं मॉम, ऐसा खाना खाने के लिए मैं यहाँ पर रोज आ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भाई अपने घर वापस आ चुके होते हैं। डीन किसी को मैसेज कर रहा होता है। सिरा उसे बोलता है कृतिका अपने घर पर है तो उसे चैन से रहने दो ना। डीन बोलता है तुम ना घबराओ मत क्योंकि मैं उसे मैसेज नहीं कर रहा हूँ। उसी तरफ हमें कृतिका को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सिरा को पसंद करने लगी थी और उसकी मॉम भी उसे बोल रही होती है तुम्हारे लिए सिरा ही एकदम ठीक है। दूसरी तरफ डीन ना चाहते हुए भी होम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। इधर कृतिका घर बैठकर ड्रिंक कर कर बस रोई जा रही होती है। तभी वहाँ पर सिरा आ जाता है और वो घर में कृतिका को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कृतिका पे जाती है तो उसे सुकून मिल जाता है। बोलता है शुक्र है ये मेरे ही घर पर है। बोलता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है ना ये सब कुछ ग्रैंड मॉम कर रही है तो तुम इन सब के बीच में क्यों फंस रही हो। वो बोलती है मेरी ही गलती है, शुरू से लेकर अभी तक सभी को मेरी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहले मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और अब मेरी बहन को मेरी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो से बोलता है तुम मुझे देखो, तुम किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है, तुम्हारी वजह से मैं कितना ज्यादा बदल गया हूँ। ये भूलकर वो उसे किस कर देता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है उसे कल रात की किस के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो उसे पूछती है कल रात नशे में मैंने तुम्हारे साथ कोई कांड तो नहीं कर दिया है ना। वो पूछता है क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में डीन उससे मिलने के लिए आया होता है, वो उससे बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपना फोन छोड़कर अंदर चली जाती है। पीछे से डीन
फोन में देखता है कल रात वाली किस की रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। देखने के बाद डीन का तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद वो बार में जाकर पीने लग जाता है। तभी वहाँ पर होम भी आ जाती है। तो देखती है इसे तो कोई और लड़की छेड़ रही है। जिसके बाद वो डीन को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर आ जाती है। वो उसे यहाँ पर लिटाकर यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ पर कृतिका क्यों नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसका गाल पकड़कर बच्चों की तरह रोने लग जाता है। होम बोलती है कृतिका तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। बोलता है तुम्हें नहीं मालूम मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकता। तुम्हें क्या मालूम वन साइडेड लव क्या होता है। वो बोलती हाँ मुझे कैसे मालूम होगा, मैं पागल हूँ ना जो इतने सालों से तुम्हें वन साइडेड लव करती हूँ। सुनकर डीन तो हैरान हो जाता है और उसे पागलों की तरह किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है वो बोलता है हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। तभी होम भी जग जाती है। डीन उसे बोलता है तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। सुनने के बाद उसे तो गुस्सा आ जाता है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, कल रात तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, यहाँ से कट लो, अगर मुझे और गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डीन अपने रूम में आकर सोच रहा होता है ये सब क्या हो गया, मैं तो इसकी बहन पर लाई मार रहा था पर इसके साथ फंस गया। नेक्स्ट सीन में सीरा जानबूझकर कृतिका को हर्ट करता है क्योंकि उसे मालूम था एंड में उसे ग्रैंडमा की बात मानकर कृतिका को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए वो जानबूझकर कृतिका को जेलस फील करा रहा होता है ताकि कृतिका उसे खुद से ही छोड़कर चली जाए। वो दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जा रहा होता है। कृतिका उसे पूछती है आखिरकार मेरी गलती क्या है, तुम अचानक से मेरे साथ इतना ज्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहे हो। सिरा बोलता है मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दूर रहो। ये सब सुनने के बाद कृतिका तो बाहर आकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर डीन आ जाता है और बोलता है मुझे मालूम है तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, लेकिन इस तरीके से अपने मन में फीलिंग रखने से कुछ भी नहीं होने वाला, अदरवाइज भाई किसी और के पास चला जाएगा और तुम्हें भी किसी और के पास जाना पड़ेगा और तुम दोनों का प्यार अधूरा रह जाएगा। वैसे मेरा भाई तुम्हें ही पसंद करता है, उसका किसी और के साथ अफेयर नहीं है, वो बस तुम्हें जेलस फील कराने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जा रहा है। तुम मेरी ग्रैंड मॉम को जानती नहीं हो, वो हम दोनों भाइयों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं। इसलिए तुम मेरे भाई को जाकर अपने दिल की बात बता दो क्योंकि मेरा भाई ये सब कुछ सिर्फ तुमसे दूर होने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भाई ग्रैंड मॉम के साथ बैठे हुए होते हैं। डीन सिरा को बोलता है तुमने हार मान ली है क्या भाई, तुम तो कृतिका को पटाने वाले थे ना। वो बोलता है तुम मुंह बंद कर अपना शांति से लंच कर ले। नेक्स्ट सीन में वो कृतिका से बात करने के लिए आता है क्योंकि वो समझ गया था अगर वो ग्रैंडमा के इशारों पे नाचेगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसे देखकर उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उसे देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। कृतिका उसके पीछे जाती है और पूछती है हुआ क्या है, मुझे तो बताओ, कभी तो इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हो और कभी हद से ज्यादा बुरे हो जाते हो। वो बोलता है पहले तो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो मैं करना नहीं चाहता था और मैं तुम्हें वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। जिसके बाद सिरा उसके फेस पर जैकेट डालता है और टेबल के नीचे लाता है ताकि उसे याद आ सके उस रात उसने किस किया था। उसे बोलता है तुम अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि उस रात को क्या हुआ था, लेकिन कृतिका को तो याद ही नहीं आ रहा था। इसलिए सिरा उसे याद दिलाने के लिए उस रात की तरह किस करने वाला होता है, लेकिन तभी कृतिका को अचानक से याद आ जाता है कि उन दोनों ने तो किस कर रखा है। ये जानने के बाद वो उसे धक्का दे देती है। सिरा उसे बोलता है आगे का याद करो, आगे क्या हुआ था, लेकिन वो तो यहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो उसे पूछता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना। वो बोलती है सब कुछ याद आ गया तो क्या हुआ, तुम तो हमेशा मुझे इग्नोर करते ही रहते हो ना, तुम्हारे मूड का तो कोई भरोसा नहीं है, गिरगिट की तरह बदलता रहता है। कृतिका उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो बोलता है मेरी पसंद का क्या, तुम बताओ तुम मुझे पसंद करती हो क्या। वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम बताओ तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें करता हूँ। जिसके बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। डीन का दिल टूट गया होता है इसलिए वो होम के घर पर आकर ड्रामा कर रहा होता है। वो बोलता है कृतिका तो मुझे छोड़कर चली गई लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरी तरफ ग्रैंड मॉम को पता चल जाता है कि सिरा और कृतिका का चक्कर चल रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इधर ये दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली मेरे पागल पेशेंट को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। वो कृतिका को बोलता है तुम्हारे प्यार की वजह से इंसान काफी ज्यादा बदल गया है, इसलिए तुम इसकी लाइफ से कभी मत जाना। दूसरी तरफ ग्रैंड मॉम डीन को बोल रही होती है तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए।
डीन बोलता है मुझे चैन से सोने दो ना। तो भाई और वो लड़की रिलेशनशिप में है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? और आप उन दोनों को परेशान मत कीजिए, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। ग्रैंड मॉम बोलती है वो कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा असली पोता थोड़ी है। मैं तो बस चाहती थी कृतिका तुम्हारी लाइफ से चली जाए। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सभी को पता चलता है कि सिरा को कंपनी में पोजीशन से हटाया जा रहा है। ये सुनकर कृतिका भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कृतिका इस बारे में जाकर ग्रैंडमा से बात करती है लेकिन कोई बात नहीं बन पाती। इसके बाद ये मीटिंग करती है। ग्रैंडमा सिरा को बोलती है तुम्हें तो पता था ना, मैं तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन डीन को देने वाली हूँ। तो 1 महीने में तुम इसे सारी चीजें सिखा देना और 1 महीने के बाद ये पोजीशन उसकी हो जाएगी। सिरा बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है तुमने हमेशा कंपनी को अच्छे से संभाला है, लेकिन अगर तुम मेरा एक और काम कर देते हो कृतिका को छोड़कर, तो मैं तुम्हें इस कंपनी का चेयरमैन बना दूंगी। सिरा ग्रैंडमा को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। हम दोनों फेक रिलेशनशिप में नहीं हैं, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ डीन होम को समझाने की कोशिश करता है उस रात इतना कुछ होने के बाद तुम किसी और को डेट नहीं कर सकती हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मुझसे ही शादी करोगी, समझी तुम? तो बोलती है इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली क्या बात है, मैंने तुम्हारे साथ एक रात ही तो बिताई है और एक साथ रात बिताने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे सीधा शादी कर लूंगी। वो बोलता है मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा और मुझसे ही शादी करनी होगी और मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। इधर कृतिका सिरा के पास आती है और बोलती है मुझे पता चला है ग्रैंडमा तुम्हें चेयरमैन बनाने वाली है, लेकिन बदले में उन्होंने तुमसे क्या मांगा है? मुझे मालूम है, उन्हें पता चल गया है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और वो इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो इतनी आसानी से हमें छोड़ देंगी। सिरा बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन कृतिका ऑफिस के बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो ये सारी बातें आकर नैनो को बता देती है। नैनो उसे बोलता है मैं जानता हूँ वो कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो तुमसे सच में प्यार करता है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। सीन में कृतिका को पता चल जाता है ये सब कुछ ग्रैंड मोम का प्लान था। सिरा उसे समझाता है कि ग्रैंड मोम के प्लान से ही पहले मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ना ही मैं तुम्हें छोड़ने वाला था। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने डैड की ग्रेव के पास आकर रोने लग जाती है। ग्रैंड मोम भी उसे टोंट मारने लग जाती है, मुझे पहले से ही पता था तुम कभी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती और इस तरीके से मेरा प्लान भी सक्सेस ही हुआ। नेक्स्ट सीन में कृतिका ये देश छोड़कर दूसरे देश में जाने वाली होती है। जब ये बात सिरा को पता चलती है वो तो बुखला ही जाता है। वो आकर उसे बात करता है। वो बोलती है या तो तुम चेयरमैन की पोस्ट चुनो या फिर मुझे चुनो। वो बोलता है मैं बस तुम्हें चुनता हूँ, मुझे चेयरमैन की पोस्ट नहीं चाहिए। वो बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी ग्रैंड होम को भी छोड़ना होगा मेरे साथ रहने के लिए। इस पर सिरा उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद कृतिका को लगता है शायद सिरा ने अपनी ग्रैंड मोम को चूज कर लिया है, जिसके बाद वो नेक्स्ट डे अब्रॉड जाने का डिसाइड करती है। इधर सिरा अपनी ग्रैंड मोम से आकर बात करता है मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए। और वो कृतिका के लिए भी रिक्वेस्ट करने लग जाता है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन ग्रैंड मॉम बोलती है अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। सिरा बोलता है मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा और अगर आज मांग रहा हूँ तो आप लोग उसके सामने भी कंडीशन रख रहे हैं। मुझे ऐसी फैमिली में नहीं रहना जो मेरी जरूरत को भी ना समझ सके। उसके बाद वो कृतिका को कॉल करता है और बोलता है मैंने तुम्हें चूज किया है और अब मैं ग्रैंडमा की फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, से हम दोनों साथ ही रहेंगे। ये दोनों साथ होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सिरा का एक्सीडेंट हो जाता है। कृतिका उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आती है। ग्रैंड मॉम उसे बोलती है तुम तो फौरन जाने वाली थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कृतिका बोलती है इसने मुझे चूज किया इसलिए मैं इसे कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली। कुछ देर के बाद सिरा को होश आ जाता है। जैसे ही वो अपने पास कृतिका को देखता है तो उसे काफी ज्यादा सुकून आता है। और ऑफिस में सभी लोग ग्रैंड मॉम से नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ ग्रैंड मॉम की वजह से ही हुआ था। सारी बातें ग्रैंड मॉम भी सुन लेती हैं। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि सिरा अडॉप्टेड पोता नहीं है, बल्कि वो इसी घर का हिस्सा होता है। ग्रैंड मॉम सोचती है कहीं मुझे ये बात बताने में सिरा को लेट ना हो जाए। मेड भी आकर उन्हें बोलती है आपको ये बात सिरा को जल्द ही बता देनी चाहिए। ग्रैंड मॉम बोलती है कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लग जाए क्योंकि उसके मॉम डैड की मौत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब कुछ पता चले। वैसे भी कृतिका की वजह से उसने मुझे छोड़ ही तो दिया है और अगर अब्रॉड जाने से पहले वो मुझसे नफरत करने लगेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। के बाद कृतिका ग्रैंड मॉम के पास आती है और उसे बोलती है आप सिरा को सच्चाई क्यों नहीं बताती हैं?
कि वो आप ही का पोता है। वो आपको हमेशा चेयरमैन बोलता है। आपको नहीं लगता कि उसे सच्चाई जानने का हक है? दोनों को बातें करते हुए डीन भी सुन लेता है। डीन आकर उसे बता देता है कि सीरा तुम उनके असली पोते हो। इधर कृतिका ग्रैंड मॉम को कन्विंस कर रही होती है, हम 2 दिन में अब्रॉड जा रहे हैं, उससे पहले आप एक बार आकर सीरा से बात कर लीजिए। वहाँ पर सीरा आ जाता है और बोलता है, जो भी मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? ग्रैंडमा बोलती है, हाँ ये सच है, तुम्हें मेरे असली पोते हो। ये सुनकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। इसके बाद ये सभी लोग प्लानिंग कर सीरा और ग्रैंड मॉम को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर सीरा ग्रैंड मॉम को देखकर रोने लग जाता है। ग्रैंडमा उसे उसकी मॉम की तस्वीर देती हैं। हमारी मॉम कभी भी तुमसे नफरत नहीं करती थी, उनकी कोई मजबूरी थी, इसीलिए उन्हें तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया। तुम कोई पराये नहीं हो, मेरे असली पोते हो। ये सब सुनकर वो ग्रैंड मॉम को गले लगा लेता है। इतना सब होने के बाद सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में आते हैं और सभी एम्प्लॉयज को वही टीम डांस करवाते हैं। सीरा डीन को भी डांस करने के लिए बोलता है, जिसके बाद डीन मॉल का सिग्नेचर डांस करता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।